राधिका की ट्रेन आज बहुत लेट हो गई थी। आज वह 15 दिन बाद अपने मायके से लौट रही थी। हालांकि लौटना तो उसे 1 महीने बाद था, पर परी अपनी जिद पर परी अपने पापा के पास जाने की जिद करने लगी और राधिका को भी उसके बिना मन नहीं लग रहा था, इसीलिए पहले ही लौट गई। ट्रेन से उतरकर उसने टैक्सी की। हालांकि बहुत रात हो जाने की वजह से उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। ट्रेन लेट होने की वजह से एक बार को उसका मन हुआ कि देवेंद्र को फ़ोन करके स्टेशन बुला ले, पर फिर नहीं किया, क्योंकि एक तो उसे सरप्राइज देना चाहती थी और दूसरी बात कि देवेंद्र को फिर से उसे सुनाने का मौका मिल जाता कि वह कमज़ोर है और वह उसे ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहती थी। राधिका एक सिंपल सी घरेलू लड़की थी। ऐसा नहीं था कि वह कुछ कर नहीं सकती थी, बस उसे अपना घर और परिवार संभालने में खुशी मिलती थी। पहनावे में भी भारतीय परिधान ही उसे पसंद थी और उस पर फपे भी बहुत थे। आंखों में काजल और हाथों में भरी भरी चूड़ियां, माथे में बिंदी और पैरों में पायल पहनो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति दिखती। अपनी पहनावी कितने स्वभाव से भी बहुत ही शांत और सिंपल लड़की थी। किसी पर भी तुरंत भरोसा करना और किसी भी अनजाने में भी आहत न करना, उसके स्वाभाविक गुण या गुण जो भी कह लीजिए उसमें विद्यमान थी। हालांकि कभी कभी देवेंद्र की फरमाइश पे वो वेस्टर्न ड्रेस पहन लेती थी, जबकि उसे वेस्टर्न ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पर देवेंद्र की खुशी उसके लिए ज़्यादा जरूरी थी, इसीलिए जब भी उसके साथ कहीं जाती वो उसी हिसाब से तैयार होती। देवेंद्र को हमेशा से ही मॉडर्न लुक पसंद था, इसीलिए वह कई बार राधिका को कहता और राधिका भी उसके कहे का मान रखती, पर वेस्टर्न कपड़ों में भी वह देह कपड़े से दूर ही रहती। नन्ही परी उसकी गोद में ही उसके कंधे पर सिर रहकर सो रही थी। टैक्सी में बैठने से पहले उसने सुरक्षा की दृष्टि से उसने टैक्सी ड्राइवर की इजाज़त से ही उसकी एक फ़ोटो ली और टैक्सी नंबर अपने भाई को भेज दिया और अपना जीपीएस ऑन करके अपनी लोकेशन भी सेंड कर दी। वह कितनी भी कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के भाव उसके चेहरे से नजर आ रही थी। डरती कैसे नहीं, एक तो औरत और उसे से इसकी नन्ही बच्ची परी भी थी। उसके साथ टैक्सी ड्राइवर की नज़र बार बार रियरव्यू मिरर से राधिका को देख रही थी। आखिर जब उससे रहा नहीं गया तो बोल ही उठा, बहन आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मेरे घर में भी माँ बहनें हैं। जब तक आप मेरे साथ हो आपको कुछ नहीं होगा, आपको सुरक्षित पहुँचाने की मेरी जिम्मेदारी है, अपने भाई पर भरोसा रखें। ड्राइवर की बात सुन राधिका ने झिझकते हुए कहा, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, वो तो घर पे सब गुस्सा आ गए थे, इसीलिए सारी डिटेल भेजनी पड़ी, आप बुरा मत मानो। नहीं बहन, मैं बुरा नहीं मान रहा, आपने बिल्कुल ठीक किया। आजकल के समय में अपनी सुरक्षा देखना कोई बुरी बात नहीं, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। बातों बातों में रास्ता कब कट गया पता भी नहीं चला। राधिका घर आ गया था, उसने परी को गोद में उठाया और टैक्सी से उतर गई। ड्राइवर ने सामान उतार कर उसके घर के दरवाजे के पास रख दिया, तो राधिका ने भी उसके पैसे उसे दिए। तभी उसने राधिका और परी के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर कहा, कभी भी इस भाई की जरूरत पड़े तो याद करना। राधिका का मन भावुक हो उठा, उसने बहुत मुश्किल से आंख में उतर आए आंसुओं को खुद में जब्त कहते हुए कहा, जी भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ड्राइवर भी हाथ जोड़कर फिर चला गया। राधिका ने बिल की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गई। घड़ी में 11 बजे बज रहे थे। उसने बिल पर ऐसे हाथ हटाया और पैसे से घर की चाबी निकालकर दरवाजे में लगा दी। उसने अंदर आकर नींद में डूबी परी को धीरे से सोफे पर लिटाया और फिर अपना बैग खींचकर अंदर किया और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। बेबी आप बस 5 मिनट यहाँ सो, मम्मा अभी आपके पापा को मिलकर आती हैं। राधिका ने झुककर सोई हुई परी की माथे को चूमती हुई कहा। देवेंद्र से इतनी बात इतने दिन बाद मिलने की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी, वह देखना चाहती थी। अचानक से इसे देखकर देवेंद्र क्या कहता है और फिर उससे पूछती कि देखो मैं अकेली आ गई, कमजोर नहीं हूँ। देवेंद्र की आंखों में अपने लिए गर्व देखना चाहती थी। वो चुपचाप दबे पांव अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वो देवेंद्र को सरप्राइज देना चाहती थी, पर अपने रूम के दरवाजे के पास उसके पांव ठिठक गए। अंदर से किसी की हंसने और खिलखिलाने की धीमी आवाज आ रही थी। राधिका के आश्चर्य से भूहे सिकुड़ गई और माथे पे बल पड़ गई। इतनी रात को मेरे कमरे में कौन है, सोचते हुए राधिका ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने का नजारा देख उसके पैरों के नीचे सी जमीन खिसक गई। उसे लगा उसका सिर घूम गया हो, जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बड़ी मुश्किल से दरवाजे का सहारा लेकर वह खुद को खड़ी रह पाई। बेड पर सामने उसकी सहेली अंजलि अधंगी हालत में उसके पति देवेंद्र के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त थी। देवेंद्र अपने होश संभालने के बाद राधिका दरवाजा जोर से धक्का देते हुए चीख ली।
दरवाजा धड़ाम की एक तेज आवाज के साथ दीवार से टकराता हुआ पूरा खुल चुका था। राधिका को सामने दी, दोनों हड़बड़ा चुकी थी। देवेंद्र अंजलि ऊपर से हट गए, जल्दी से खड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से अटकते हुए उसके शब्द निकले, राधिका तुम अचानक अपनी बेशर्मी कुछ पाने के लिए। उसने अपनी शर्त नजर नहीं आ रही थी, तो उसकी नजरें तेजी से इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे जमीन पर पड़ी अपनी शर्ट नजर आई, तो उसने जल्दी से उठा लिया, पर हड़बड़ाहट में पहन नहीं पा रहा था। अंजलि ने जल्दी से खुद को चादर में लपेट लिया था और फटी आंखों से राधिका को देख जा रही थी जैसे भूत देख लिया हो। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। राधिका दोनों हाथों से ताली बजाती हुई देवेंद्र और अंजलि को देख जा रही थी। धीरे धीरे चलती हुई अंजलि के पास पहुंच चुकी थी। अंजलि खुद को चादर में लपेटी हुई बिस्तर से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। राधु देखो तुम जो सोच रही हो ऐसा। एक जोधा थप्पड़ से अंजलि के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे और राधिका उसके सामने गुस्से से लाल आंखें लिए देख रही थी। उसके मुंह से अब शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंखों के रास्ते गुस्सा बहकर बाहर आ रहा था। बोल ना पाने की स्थिति में और अपने आप को रोकने के कारण उसकी सांसें फूलने लगी थी। अपने गाल पर थप्पड़ पड़ती जहां अंजलि गुस्से से तिलमिला गई, उसकी मुट्ठियां कस गई और जबड़े कस गई। वहीं देवेंद्र झटके से राधिका के पास पहुंच गुस्से से उसे अपनी तरफ घुमाते हुए चीख पड़ा, पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर पागल ना हो जाऊं तो क्या हो जाऊं? एक बार भी तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया? मेरा ख्याल नहीं आया? राधिका ने गुस्से से देवेंद्र कॉलर पकड़कर उसे झंझोरते हुए कहा, क्या कमी थी आखिर मुझ में? अगर थी भी तो कहते ना, मैं पूरी कोशिश करती उसे दूर करने की, और अगर फिर भी नहीं कर पाती तो भी कह देती। मैं खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाती, पर स्त्री विश्वासघात का छोरा तो ना खोपति मेरी पीठ पर। राधिका ने रोते रोते अपना सिर देवेंद्र के कंधे से टिका दिया। उसका कॉलर अब भी उसने अपनी मुट्ठियों में भी रखा था। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधला चुकी थी। उसे लग रहा था उसकी दिमाग की नसें फट जाएंगी। राधिका को देवेंद्र के कंधे से लगी देख पहले से ही गुस्से से तिलमिलाए अंजलि अब बर्दाश्त ना कर सकी। उसने वही टेबल पर रखा पीतल का गुलदान उठाया और इससे पहले देवेंद्र कुछ समझ पाता उसने राधिका के सिर पर वार कह दिया। वार इतना तेज था कि राधिका के सर से खून की फवारें फूट निकली। उसकी पकड़ दे कोरे से छूट गई। अपना एक हाथ सर पर रखती हुई उसने पलट के देखा तो सामने अंजलि गुलदान लिए खड़ी थी। खून की छींटी उसके चेहरे और चादर पर भी फैली हुई थी। गाढ़ा खून, गाढ़ा गरम खून, जो कि इतना गाढ़ा था कि लाल ना दिखकर काला होने का आभास दे रहा था। बहकर राधिका की आंखों के ऊपर से होते हुए उसके गालों पर बह रहा था, जैसे उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हो और वह उन्हीं रक्तम आंखों से अंजलि को देख रही थी। कुछ ही क्षणों में राधिका की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह कटे पेड़ की भांति जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें अभी भी जैसे अंजलि को ही घोर रही थी। इधर अंजलि अभी भी अपने गुस्से से बाहर नहीं निकल पाई थी और उसी तरह गुलदान हाथ में ली अभी भी गुस्से से कांप रही थी। राधिका को नीचे गिरते देख देवेंद्र शक्ति में आ गया। यह क्या किया तुमने? होश में आओ अंजलि। देवेंद्र ने बुद्ध बनी अंजलि को कंधे से पकड़कर झोर दिया। अंजलि भी जैसे ही होश में आई सामने राधिका को खून से लथपथली उसके होश उड़ गई। हाथ से गुलदान छोड़कर जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। देवेंद्र ये सब मैंने नहीं। देवेंद्र अंजलि ने अपना चेहरा देवेंद्र के सीने में छिपा लिया। डस के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। देवेंद्र ने गुस्से से उसे झटक कर अपने से दूर कहते हुए कहा, अब क्या मुंह छुपा रही हो? ये सब क्या किया तुमने? अब क्या करेंगे हम? देवेंद्र गुस्से और टेंशन से कमरे में ही बेचैनी से कभी इधर जाता तो कभी उधर। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। थककर वह अपनी कमर पे एक हाथ रखे और दूसरे हाथ की उंगलियों को अपनी भौं पे फिराते हुए राधिका के पास आकर खड़ा हुआ। फिर उसने अपने पैर को मोड़ते हुए एक घुटने पर बैठ गया और अपनी उंगलियां राधिका की नाक के पास ले जाकर उसकी सांसों को महसूस करने की कोशिश करने लगा। इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। उसने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, तो अब यह क्या करें हम लोग? अंजलि ने किसी तरह से हकलाते हुए कहा, चलो इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वैसे अंजलि पीली पड़ चुकी थी। पागल हो गई हो क्या? एक गलती तो तुम कर चुकी हो, दूसरी इसे हॉस्पिटल पहुंचाकर मैं करूं। अगर यह बच गई ना तो हम दोनों जेल में होंगे। और जो ये शानदार बंगला गाड़ी जिसमें तुम ऐश कहती हो ना, सब इसी के बाप का दिया हुआ है। इसका बाप हमें भी स्वर्गवासी बना देगा। देवेंद्र ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तो अब क्या करेंगे हम लोग?
डर के कारण अंजलि की रिलाई फूट पड़ी थी। उसके हाथ पैर डर की वजह से कांप रहे थे। एक मिनट, अगर यह यहाँ है तो परी कहाँ है? अचानक से देवेंद्र को अपनी बेटी परी की याद आ गई। वो तेजी से कमरे के बाहर निकलने लगा तो अंजलि चीख पड़ी, मुझे इसके पास अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ अकेले नहीं रुकूंगी। और उसने दौड़ते हुए देवेंद्र की बाह पकड़ ली। जाकर पहले खुद को साफ करो और अपने कपड़े पहनो। बोलते हुए देवेंद्र ने कुश्ती से उसका हाथ अपनी बाह से हटाते हुए उसे झिड़क दिया और तेजी से बाहर निकल गया। ड्राइंग रूम में नन्ही सी पड़ी, इस बात से अनजान कि आज उसकी सह माँ की ममता भरे हाथ हट गए। अब रोने भी उसकी माँ उसे चुप कराने नहीं आएगी। सोफी भी आराम से सो रही थी। उसके मासूम से होठों पे एक मुस्कान खेल रही थी, शायद कोई प्यारा मधुर सपना देख रही थी। देवेंद्र के जाते ही अंजलि डर के मारे जल्दी से अपने कपड़े उठा दूसरे कमरे में भाग गई। उसे वहां खून से लथपथ पड़ी। राधिका को देख बहुत दहशत हो रही थी। उसे सोता देख वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ा तो वो राधिका के बैग से टकरा गया। पहले तो उसे गुस्से में और जोर से ठोकर मारते हुए आगे बढ़ा, पर फिर तुरंत ही वापस पलटा और बैग लेकर अपने रूम में पहुंचा। अब तक अंजलि भी कपड़े बदल बदल कर आ चुकी थी। देवेंद्र ने कमरे में आते ही जल्दी से उसका बैग खोला और तेजी से उसमें से कपड़े निकालकर बाहर फेंकने लगा। उसका दिमाग और हाथ दोनों ही बहुत तेजी से चल रहे थे। देवेंद्र, पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रहे हो? अंजलि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बौखलाई सी देवेंद्र से पूछ रही थी, पर देवेंद्र बिना उसे कोई जवाब दिए अपने काम में लगा रहा। बैग खाली होते ही राधिका के दोनों हाथ पकड़ उसे घसीटकर बैग के पास ले आया। उसके घसीटती जाने की वजह से राधिका हल्की सी करा उठी। देवेंद्र अभी भी जिंदा है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जब होश में आएगी तो उसे किसी तरह चुप करा देंगे। कहते हैं किसी का खून पचा पाना आसान नहीं होता। अंजलि ने गुस्से में मार तो कह दिया, लेकिन अब उसका खून देखकर उसके मन में दहशत भर गई थी। आखिर एक साधारण लड़की ही तो थी, कोई प्रोफेशनल किलर तो थी नहीं। जा सेटअप, तुम्हें जो करना था कर लिया। अब जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं और ना ही अपना यहो आराम खोना चाहता हूँ। आखिर इसी के लिए तो इससे शादी की थी और इतने समय से इसे झेल भी रहा था। अब तुम्हारी गलती की सजा मैं नहीं भुगतने वाला, समझी तुम? अब अपनी बहवास बंद करो और मूर्ति बनकर खड़ी मत रहो। मेरी मदद करो जल्दी। अंजलि के पास कोई भी चारा नहीं था, जेल तो उसे भी नहीं जाना था, इसीलिए वह देवेंद्र की मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर किसी तरह से उसे बैग में ठूंस दिया और बैग बंद कह दिया। राधिका में अभी भी कुछ सांसें बाकी थी, पर वह इतनी घायल थी कि विरोध नहीं कर पा रही थी। वह सिर्फ सुन और महसूस कर रही थी। परी को याद कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें वह पोंछ भी नहीं सकती थी। उसकी आत्मा तड़प उठी अपनी नन्ही परी के लिए। धीरे धीरे उसकी वो तड़प भी शांत हो गई। जल्दी जल्दी दोनों ने फर्श पर फैले खून को साफ किया। उसके बाद दोनों बैग को खींचते हुए बाहर आए। ड्राइंग रूम में अंजलि की नज़र सोई हुई परी पे पड़ी तो वह ठिठक गई। देवेंद्र, अंजलि ने डरते हुए परी की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया, बाद में देखते हैं, अभी चुपचाप जल्दी चलो, सवेरा होने से पहले इसे ठिकाने लगाना है। दोनों ने जल्दी से बैग को गाड़ी में डालकर पहाड़ की तरफ बढ़ गई। पहाड़ पर से उन लोगों ने बैग को नीचे फेंक दिया और सुबह होने से पहले घर वापस आ गई। दोस्तों, ये कहानी का पहला चैप्टर था। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कहानी के नेक्स्ट पार्ट को पाने के लिए। साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। बहुत जल्द मैं इस कहानी का सेकंड चैप्टर लेकर आऊंगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना इस कहानी को पूरा पढ़ने के लिए। चलिए मिलती हूँ। वैसे आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ 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 नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना फ्रेंड्स। सिर में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए अटक अटक के बोल रही हूँ।